हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम आज करने वाले हैं जी। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जून का एग्जाम जो है वो बिल्कुल आ गया है। आज डेट हो गई है 18, आई थिंक 19 को या फिर 18 की शाम को आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ एक टॉपिक्स करवाऊंगी। इसको आप मैराथन मान के तो बिल्कुल मत चलिए, बिकॉज 1 घंटे की क्लास को मैं मैराथन नहीं मानती हूँ। ओके, सो मैं मैराथन का थंबनेल तो नहीं लगा पाऊंगी, बट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने बोला था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं, तो कुछ एक टॉपिक्स हैं जहां से फॉर श्योर हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हुए सो पॉसिबिलिटी है कि आप जो है उनमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, ये पर्टिकुलर क्लास मैंने सिर्फ दिसंबर के जो 16 पेपर हैं उनके बेसिस पे एनालाइज करके ये आप लोगों के लिए मैं लाई हूं। टेक्निकली मुझे एक ही टॉपिक करवाना था, देन आई थॉट कि 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ऐड कर देती हूँ, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके, सो जो आपने देखा थंबनेल पे कि 5 टॉपिक्स, सो 5 तो इंपॉर्टेंट है ही, अदरवाइज क्रोनोलॉजी चीजें वो भी इंपॉर्टेंट हैं। सो मैं मतलब टेक्निकली आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजें देखोगे, बट स्टिल मैंने 5 लगाया ताकि कम से कम 5 ही हैं ये सोच के तो आप लोग देख लो। ओके, तो टेक्निकली 5 ही हैं, बट उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाएंगे। ध्यान से सुनना इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। कुछ एक टॉपिक्स आपके यहाँ कवर होंगे। सबसे पहले क्रोनोलॉजी पे आ जाते हैं। क्रोनोलॉजी की कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत अच्छे से सेट की थी, बट टेक्निकली वो पूरी की पूरी मैराथन जो है वो मॉडिफाई नहीं हो पाई, सारे नोट्स मॉडिफाई नहीं हो पाए पिछली बार वाली की तरह, मतलब पिछली बार वाले की जगह। तो फिर मैंने ये चीजें तो एटलीस्ट मॉडिफाई कर दी थी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ भी नहीं कर रखा ना तो एटलीस्ट ये कर जाओ। ओके, तो देखो ये क्रोनोलॉजी है, माउंट स्टोर्ट एल्फिंस्टन रिपोर्ट, ये 1823 में आई थी। यहाँ से ओवरऑल क्रोनोलॉजी से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटीज वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो बहुत सारी चीजें यहाँ से आती हैं। एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, सो यू विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर। ओके, देन मकाले मिनट है, 1835 में आया। बेंटिक प्रोक्लेमेशन भी 1835 में ही है, जो विलियम बेंटिक ने जो है वो इशू किया था। ठीक है, एस्टैब्लिश द एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, तो बहुत बार ये भी होता है क्योंकि यहाँ पे मकाले ने एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया था, और वो भी किस पे, सिर्फ एक क्लास पे, की एक पर्टिकुलर क्लास होनी चाहिए इंडियंस की, जो कि क्या हो, खून में जो है वो सिर्फ इंडियंस हो, बाकी सारी चीजें चाहे उनके आइडियल्स हो, बोलना हो, चीजें हो, वो सारे के सारे कैसे हो, ब्रिटिशर्स हो। ठीक है, तो हमें उनको ऐसा बनाना है। सो ये चीज उन्होंने सजेस्ट की थी कि सबको इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं है, बाकियों को अपने आप आ जाएगी। इसी को हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पता हो। ठीक है, देन है चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है 1854 में, 1854, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं फिर 1857 में, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। ये पहली 3 यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो आपकी जुबान पे रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, देन 1857 में जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बनी, यूनिवर्सिटी आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बनी, सो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पे बनी, यानी जैसी जैसी वो है, जैसे वो फंक्शन करती है, वैसी वैसी बनाने की यहाँ कोशिश की गई। देन 1882 में हंटर कमीशन। बहुत बार ऐसे भी होता है कि इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा कौन सा कमीशन है जिसमें सारी ओवरऑल हायर एजुकेशन तक की बात की गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जैसे हम बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपना राधा कृष्णन वाला, वैसे तो नहीं है कि डायरेक्ट आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए किया हो, या जैसे कोठारी कमीशन में हम बोलते हैं कि अच्छा नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ओवरऑल जो है प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक की बात की गई है, वो चीज नहीं है, बट इसने बात सबकी की थी। ओके, सो ऐसे नाम में मेंशन नहीं हुआ था कभी भी कि आप जो है पर्टिकुलर चीज पे बात करेंगे, बट इन्होंने ओवरऑल सारी की सारी एजुकेशन की ही बात की थी, तो यही पहला कमीशन माना जाता है। इसको इंडियन नेशनल या नेशनल कमीशन भी बोलते, एजुकेशन कमीशन इंडिपेंडेंस से पहले इसको ही बोलते हैं अगर बोलते हैं तो। ओके, देन पंजाब यूनिवर्सिटी बन गई जी, ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। देन 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको रेले कमीशन भी बोलते हैं, जैसे रेले जो है वो इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे। एक्ट बना यही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। देन सैडलर कमीशन बना 1917 में। सैडलर कमीशन भी कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए बना, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी को देख के और उनकी चीजों को, डाटा को देखते हुए ये रेकमेंड करेंगे, दैट इज कैलकाटा
कैलकाटा था। इसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है। ओके 1916 से 21 तक अराउंड एंड अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज जो है ओपन होती हैं। 1925 में एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाता है जो आज के टाइम पे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ओके हार्टोग कमेटी बनती है 1929 में, ये सैडलर कमीशन की जो है रिव्यू करने के लिए कि इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो हुई भी हैं नहीं भी हुई हैं। ओके देन सापरू कमेटी भी आती है 1934 में। वारदा स्कीम आती है 1937 में। वारदा स्कीम देखते ही आपको नई तालीम, वारदा स्कीम, ये चीजें आपको पता हो, गांधी जी से रिलेटेड है। लेकिन इनके जो चेयरपर्सन रहे हैं वो कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो ये क्रोनोलॉजी तो एटलीस्ट आप जो है जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो क्या करेंगे जी, इसको वो कर लेंगे, अपना नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये जो भी 3 4 5 या जितने भी 8 7 पेज हैं आप इनको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, या बार बार सुन लो, आपको याद ही हो जाएंगे। ओके देन अबाउट वुड रिपोर्ट भी 1937 की है। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 का है। देन आपने एक सरकार कमेटी भी आती है 1945 में। ये दो चीजें हैं जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक तो ये जो है 1857 वाली जो यूनिवर्सिटी थी कैलकाटा वाली, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पे बनाया गया, बेस्ड ऑन दिस इंस्टीट्यूट। देन एक सरकार कमेटी है, उन्होंने बोला कि जो हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसके बेसिस पे बने होने चाहिए, वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के बेसिस पे बने होने चाहिए। कहां बनेंगे, और वो 4 रीजंस में बनेंगे इंडिया में। ओके तो ये चीज आपको पता हो। देन ये कुछ एक और फर्दर इंफॉर्मेशन की मतलब कई बार आ जाती है, ये जुआन, ये आपका जुआन जैंग बोल लो इसको, या जो जिस नाम से भी आपको ये याद रहते हैं। ठीक है, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। बहुत बार आता है कहाँ विजिट किया था, ठीक है, कब विजिट किया था, 7th सेंचुरी में विजिट किया था, और योग शास्त्र के ये स्टूडेंट बने थे। देन ये हमने पढ़ी लिया है, कैलकाटा बॉम्बे मद्रास यूनिवर्सिटी 1857। पहली यूनिवर्सिटी जिन्होंने फीमेल स्टूडेंट्स को एडमिट किया वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है 1877 में। लेकिन ये आपकी जबकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1883 में जो है फीमेल स्टूडेंट्स एडमिट होने शुरू हुए थे। इन दिस अर्ली इयर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी हैज एफिलिएटेड इवन इन, अच्छा ये क्वेश्चन भी कई बार एक बार आया हुआ है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस जो है वो श्रीलंका में भी थे, तो वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है जी। ठीक है, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुली थी। ये एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी नहीं थी उस टाइम पे कॉलेज था, बट बाद में जब ये यूनिवर्सिटी में हो गया तब्दील। बट जब ये पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी, तो एस्टैब्लिशमेंट डेट आप 1875 ही याद रखोगे टेक्निकली। ओके पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, इलाहाबाद वाली 1887, BHU 1916। देन ये SNDT ये यूनिवर्सिटी भी कई बार पूछी गई है। SNDT विमेंस फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, विमेन यूनिवर्सिटी। ओके इंडिया एज वेल एज साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये बात याद रखो। यूनिवर्सिटी जो है फाउंडेड बाय महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कारवे 1916 में। तो ये जो 1916 वाली यूनिवर्सिटीज हैं आपको इनकी डेट भी याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज क्रोनोलॉजी में जब आती हैं ये तो डेट की वजह से कंफ्यूजन नहीं हो वो चीज आपको ध्यान रखनी, बिकॉज ये सारी कई देखो, ये 3 यूनिवर्सिटी BHU, देन आपका SNDT और मैसूर, ये तीनों ही 1916 की यूनिवर्सिटीज हैं। तो आपको इन तीनों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले BHU, देन SNDT और फिर आपका मैसूर। ठीक है, चलिए देन है पटना यूनिवर्सिटी 1917, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 18 में, लखनऊ 20 में, एक रंगून यूनिवर्सिटी जो 1920 में, क्योंकि जब ये यूनिवर्सिटी वो होता है ना यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्ट वगैरह, एक रंगून यूनिवर्सिटी ऑफ रंगून एक्ट बना के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज था यानी रंगून कॉलेज और एक जुडसन कॉलेज, इन दोनों को मिला के यूनिवर्सिटी ऑफ रंगून बनाई गई थी। ओके देन दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, नागपुर 1923, आंध्र प्रदेश 1926, आगरा 1927, उत्कल 1943 एंड देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी गई हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतनी सारी याद रखनी है। अगर आपने ये याद रखी ना यूनिवर्सिटीज, तो अगर कोई नई यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ऐड कर दी तो भी आप क्रोनोलॉजी संभाल लोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके देन ये ओपन यूनिवर्सिटीज है जी। ओपन यूनिवर्सिटीज भी बहुत बार पूछी जाती हैं, तो एटलीस्ट ये टॉप 5 तो आपको फॉर श्योर याद हो, अगर और कुछ याद नहीं हो रहा है तो, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, देन इग्नू अपना, देन वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये सीक्वेंस है। देन फर्दर ये भी बार बार पूछी गई हैं, तो बट टॉप 5 तो एटलीस्ट याद रखो। उसके बाद मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, देन आपका ये है कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी और यूपी की राजश्री टंडन। ये सारी यूनिवर्सिटीज सीक्वेंस में पूछने के लिए आई हुई हैं, तो ये भी PYQs के बेसिस पे ही एक सीक्वेंस आपके सामने जो आपको याद रखनी है।
ओके देन ये क्वेश्चंस जो कॉलेजेस वगैरह से रिलेटेड आपको सारे याद नहीं रखने, जो मैंने पीवाईक्यूज के बेसिस पे ये स्लाइड बनाई है, ये मोर देन इंपॉर्टेंट है, बहुत है, इतना मोर देन इनफ एंड मोर देन इंपॉर्टेंट। देन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन कौन से कॉलेज से एसोसिएटेड हैं, तो एल्फिंस्टन मुंबई, खालसा कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज। कई बार ये ऑप्शंस 4 ऑप्शन उनके कौन कौन से रिलेटेड है ऐसे करके आ जाता है, कई बार सिंपली ही 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक आंसर आपको देना है, तो आपको पता हो कि अच्छा ठीक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। डेविड हारे के साथ मिलके अलेक्जेंडर डफ, डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने ये हिंदू कॉलेज शुरू किया था 1817 में। बाद में उसका नाम क्या पड़ा, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हिंदू कॉलेज का बाद में क्या नाम दिया गया चेंज करके, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज। साइंस एजुकेशन इन इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले 1817 में शुरू हुई थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इन कैलकाटा, ओके, इसी कॉलेज में। देन है 1825 राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज एस्टैब्लिश किया, ठीक है, जहां पे दोनों इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेज ऑफर किए गए थे। हिंदू कॉलेज बनारस में भी खुलता है जो एनी बेसेंट ने किया था बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, प्रपोज टू इम्पार्ट, उसमें फिर रिलीजियस और मोरल एजुकेशन दी जाती है, ये बात आप याद रखिए। देन है एक दिल्ली कॉलेज है DLY, इंदौर में एक्सक्लूसिवली बना था, ये जो इंडियन प्रिंस हैं उनके लिए बिफोर इंडिपेंडेंस। देन है आपका, अच्छा ये ABCD वाला मैं हटाना भूल गई, ठीक है, तो ये आप ABCD हटा दीजिए। देन ये आपका है संस्कृत कॉलेज बनारस, जो ये जोनाथन डंकन ने, इनका भी पूछा गया है क्वेश्चन। फोर्ट विलियम्स कॉलेज कैलकाटा में लॉर्ड वेस्ले ने। देन संस्कृत कॉलेज कैलकाटा, ये संस्कृत कॉलेज 2 जगह है, बनारस और कैलकाटा, एक बार वो नहीं दिया गया था इनका ईयर या ये आपकी जगह है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। तो संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 और कैलकाटा में 1824 में, ठीक है। देन है आपका ये राजकोट कॉलेज, राजकोट में 1868, ये बाय द प्रिंस और ये चीफ्स ऑफ कैथावर। देन है आपका सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, ये आया था जेम्स थॉमसन ने। सो ये कुछ एक कॉलेजेस हैं जो आपको ध्यान रहे तो बेटर है आपके लिए, ओके। देन ये कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, प्लस क्योंकि सारे कॉलेज आप नहीं याद रख सकते, सो ये वो स्लाइड है जो PYQs में ही आई हुई है। तो देखो ये म्यूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये मैंने वहीं से उठाया जहां से आपके आंसर्स बने थे PYQ से, इसीलिए ये 1 2 3 4 आपको दूसरी सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 छोड़ो, आप सिर्फ ये ध्यान रखो, म्यूर कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओरिएंटल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, कैनिंग कॉलेज जो आपका लखनऊ, जैसे यहाँ पे रेड कॉलेज लखनऊ, फॉरमन कॉलेज लाहौर, म्यूर, देखो ये म्यूर फिर से आ गया। तो अगर आपको ये 2 अलग अलग टाइम पे PYQs आए हुए हैं, तो अगर आपको एक का ध्यान होता म्यूर का, तो वहां से क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। सो म्यूर जो है वो अलीगढ़ या अलीगढ़ जगह पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो पास में ही लगा लो आप एक तरीके से, ठीक है, सो उससे रिलेटेड है। देन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जगह कहाँ है, इलाहाबाद। देन है जी ये कॉलेज हैं, ये फाउंडर हैं। देन पूना, ये आपका पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, एल्फिंस्टन हिंदू कॉलेज जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय, बिशप कॉलेज सिद्धपुर, चर्च ऑफ इंग्लैंड फाउंडर। देन आपका ये है स्कॉटिश मिशनरी, तो ये अलेक्जेंडर डफ, ओके। तो मोटे तौर पे है, चलो ये ना भी ध्यान रहे कॉलेजेस वाला, तो यूनिवर्सिटीज तो याद रखो ही। एक बार ये भी पूछा गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है वो कौन कौन से हैं, तो ये 8 जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आते हैं, और ये 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो आपको ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं कि IIT बेंगलोर, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BHU और आपका ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो बिरला इंस्टीट्यूट बिट्स पिलानी, देन ये आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। तो ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में है, ओके। देन है जी आपकी फर्दर क्रोनोलॉजी जो बिल्कुल सेल्फ जस्टिफाइड होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन बोलते हैं। देन आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में देन बना था, बट स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1956 में जब UGC एक्ट 1956 आता है। देन दुर्गा भाई देशमुख कमेटी फर्स्ट कमेटी है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वुमेन एजुकेशन की बात करती है, और कब बनी, 1958 में इसको स्थापित किया गया। देन NCERT हो गई 1961 में। एक हंसा मेहता कमेटी आती है 1962 में, ऑब्वियसली वो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन ने अपॉइंट की थी, बट क्या पर्पस था कि गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग करिकुलम, इट्स लाइक एग्जामिन करो डिफरेंशिएशन कि क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए बॉयज और गर्ल्स के करिकुलम में सभी स्टेजेस पे, ओके।
नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये अपना दौलत सिंह कोठारी, पूरा नाम आपको पता हो, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, इसको रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं, बिकॉज कोठारी कमीशन ने बोला था कि रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग अगर नहीं की गई अभी के लिए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। सो वो चीज़ है। एक और चीज़, एक बच्चे ने कोई कमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है, पर क्या कमेंट था वो भूल गई मैं, इससे रिलेटेड था जो मुझे बताना था आप लोगों को। उसने ऐसा कुछ पूछा था, क्या चीज़ थी मुझे ध्यान नहीं है, कि मैम ये जो है आपने एक जगह पे बोला है कि ये कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया है, और अभी आपने बोल दिया कि ये फर्स्ट नेशनल पॉलिसी, अच्छा 10+2, ये क्वेश्चन था 10+2+3 का स्ट्रक्चर। मैंने आपको कई बार बोला होगा कि दौलत सिंह कोठारी और ने सजेस्ट किया है, फिर मैंने बोल दिया कि एनपी में अपनी पहली बार जो है हमने रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की। ओके, सो देखो जो दौलत सिंह कोठारी वाली का ये अपना कमीशन था, इनकी मोस्टली रिकमेंडेशंस मान के ही हमने 1968 की पॉलिसी निकाली थी। ओके, तो अगर कौन सी पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया तो 10+2+3 वाला अपना 1968 आंसर आएगा, और किसने रेकमेंड किया तो अपना कोठारी कमीशन भी आ सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। बट अब ये ध्यान रखिए कि ये दोनों सेम सी बात है कि कोठारी कमीशन की, क्योंकि मोस्टली रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली गई थी, तो जो जो चीजें उन्होंने रेकमेंड की हैं वो बाय डिफॉल्ट पहले वाली पॉलिसी में आ गई हैं। तो अगर पॉलिसी पूछा जाए कि कौन सी पॉलिसी में इंट्रोड्यूस हुई हैं चीजें, तो वो 1968 आ गया। अदरवाइज आपका क्या आ गया, ये आपका दौलत सिंह कोठारी, इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम, देन आपका नेबरहुड स्कूल्स भी रेकमेंड किए थे, तो अपना ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी इन्होंने रेकमेंड किया था। तो ओवरऑल काफी चीजें इन्होंने रेकमेंड की थी, और बहुत सारी चीजें तो अब तक चल रही हैं। आप देखेंगे कि एनपी जो एनईपी 2020 है उसमें भी ये चीज मेंशन की गई है कि आपकी जो है तो मैं आजकल समझाते समझाते ना मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता होता ना, मोम्स ब्रेन वो चीज़ हो रखी है कई बार। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि दौलत सिंह कोठारी वाली जो चीज़ें हैं वो मोस्टली यहाँ पे आ गई हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको दोनों ही ध्यान होने चाहिए, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन है जी यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1975, फर्स्ट एनसीएफ बनता है 1975 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी ने 4 करिकुलम फ्रेमवर्क्स अब से पहले लाए थे, 1975 में, 88 में, 2000 में और 2005 में। 2005 के बाद की अगर बात करोगे तो 2020 में ही आते हैं। इन्होंने 2020 की पॉलिसी में 4 रेकमेंड किए हैं। 4 कौन कौन से हैं वो आपको पता हो। एक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दूसरा है फॉर स्कूल एजुकेशन, देन फॉर टीचर एजुकेशन, देन फॉर अडल्ट एजुकेशन। अभी टीचर और अडल्ट एजुकेशन वाले फ्रेमवर्क पे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिला है, बाकी 2 आ रखे हैं। ओके, देन है जी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस 1975 में आई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, स्टेट लिस्ट से उठा के। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट लिस्ट में है। पहली ओपन यूनिवर्सिटी हमने बात कर ली, बीआर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद 1982। देन है आपका एक कमीशन आता है टीचर्स के लिए भी, नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स 1983 to 85 आप लगा के चलो। टाइटल था इसकी रिपोर्ट का टीचर एंड सोसाइटी। इनके चेयरपर्सन थे डीबी चट्टोपाध्याय, बट आजकल नाम भी पूछते हैं, एजुकेशन में पूछा गया, यहां भी कभी भी पूछा जा सकता है, इट्स देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ओके, देन है जी आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू 1985। देन सेकंड पॉलिसी आ गई अपनी जो स्पेशल एम्फेसिस करती है कि हमें डिस्पैरिटीज को रिमूव करना है, ठीक है, इक्वलाइज करनी है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन फॉर ऑल की ये बात कर रहे थे। इनका जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो है चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये डॉक्यूमेंट का नाम भी ध्यान रखना है। ये हमने बता दिया। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये कोटा राजस्थान में, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, यशवंतराव चौहान ये आपका नासिक महाराष्ट्र में। ओके, देन आचार्य रामामूर्ति कमेटी आती है 1990 में, ये जो अपनी 1986 की पॉलिसी थी इसको रिव्यू करने के लिए। इनकी रिपोर्ट का नाम था, टाइटल था टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। जब तक इसकी चीजें कंसीडर की जाती तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई, और गवर्नमेंट ने दूसरा चेयरपर्सन अपॉइंट करके एक और कमेटी अपॉइंट कर दी, जनार्दन रेड्डी कमेटी। उन्होंने फिर रिपोर्ट सबमिट की 1992 में, जिसके तहत प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आता है, जिसको बेसिस माना जाता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। इन्होंने डिसाइड किया कि उसमें से जो चीजें आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे पॉलिसी से 1986 वाली से, तो उसमें कॉमन यानी इट्स लाइक इतना मिनिमम तो आना चाहिए, इतना मिनिमम तो होना चाहिए, वो चीजें इन्होंने उस पर्सपेक्टिव से दी। ओके, देन है जी आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सेटअप किया गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह 1992 में, तो ये भी आपको पता हो 1990 एक्ट के तहत,
ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 स्टैट्यूटरी ये बन गया 1992 में। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर हो जाती है 1986 में, लेकिन एक्ट बनता है 1992 में, ठीक है। तो 92 में वो पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है, आरसीआई एक्ट 1992, बट स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है वो 22 जून 1993। ओके, यशपाल कमेटी की पहली रिपोर्ट आती है जी, क्योंकि दो रिपोर्ट है यशपाल कमेटी की। एक है स्कूल से रिलेटेड, जिसका रिपोर्ट का नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में, और दूसरा है इनकी रिपोर्ट हायर एजुकेशन पे जो 2009 में आती है, उसका टाइटल है रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये सारी चीजें पूछी जाती है मुझे, इसीलिए मैंने कहीं भी हाईलाइट नहीं कर रखा कि ये तो याद रख लो, नहीं, मैंने क्रोनोलॉजी जो बनाई है ये सारी आपको याद रखनी है। एजुकेशन वाले बच्चे तो स्पेशली, बिकॉज सेम क्रोनोलॉजी आपकी एजुकेशन में भी हेल्प करती है। देन है जी एनसीटीई काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 1973 में 1973 में इसको एडवाइजरी बॉडी की तरह लाया गया और बाद में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है 1995 में। एक्ट कौन सा था? 1993 का एक्ट। जब मैं एक्ट बोल रही हूँ बिकॉज ये ना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बिल 1993 में शुरू हुआ होगा और उसके बाद जो है 1995 में जाके ये एक्ट बना, पास हो गया, तो इसलिए बिल की जगह बस एक्ट करके ये नाम 1993 में आ रहा है, बट ये बनी कब स्टैट्यूटरी बॉडी 1995 में। ओके, देन सैलमैन का स्टेटमेंट आती है जी 1994 में, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ये पूरा नाम इनका है, इंक्लूडिंग 4 डिसेबिलिटीज। कौन कौन सी हैं? ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये 4 का नाम भी कई बार पूछते हैं। अब जो NCF-SE 2000 आया था, इसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, कि ये तो आप हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रहे हो और हिस्ट्री को आप केसरिया बना रहे हो, यानी कि आप ओवरऑल हिस्ट्री बदल के कुछ और चीजें ही पब्लिश करना चाह रहे हो। तो ये कंट्रोवर्सी उठी थी, उसके बाद जाके 2005 का जो है अपना क्या आया था, NCF आया था। ओके, देन है सर्व शिक्षा अभियान अपना 2001 में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में माध्यमिक शिक्षा के लिए, ये रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए। समग्र शिक्षा अभियान आता है 2018 में, जो कि सर्व शिक्षा अभियान प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन, इनको इंक्लूड करके एक ये अम्ब्रेला टर्म बनाई गई समग्र शिक्षा अभियान, तो ये पता हुआ। ओके, देन है बिकावो, ये आपका मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। सो ये किस लिए है? इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए है, और ये ओवरऑल एशिया के लिए, एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया था। ओके, देन है NCF 2005, ये हमने बात कर ली। इनका जो कोटेशन है वो किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है, ऐसे जिससे ये NCF ओपन होता है, यानी शुरुआत में ही आपको इनकी कोटेशन मिलेगी। इनकी कोटेशन कौन से ऐसे से उठाई गई है? सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। देन नेशनल नॉलेज कमीशन है जी, कॉन्स्टिट्यूट बनाया तो ये 2005 में गया था, 3 साल के लिए बनाया गया था, 2005 से 8। एक हाई लेवल की एडवाइजरी बॉडी डायरेक्ट PM के अंडर बनाई गई थी। ये रेकमेंड करेगा, इनका मैंडेट यही था कि ये रेकमेंड करेंगे, पॉलिसीज को गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे रिफॉर्म्स को। ओके, कौन कौन से एरियाज पे फोकस करेंगे? एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, इन चीज के ऊपर। बाद में 2014 में जाके ये जब मोदी सरकार बनी उस टाइम पे इसको अबॉलिश किया गया था, अदरवाइज तब तक ये रेकमेंड करता था चीजों को। सो आप इनकी जो रिपोर्ट है उसका टोटल ऑफ रिपोर्ट की स्टार्टिंग में ही आपको टाइटल मिलेगा, नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006 से 2009। कई रिपोर्ट है इनकी, बट ये पहली रिपोर्ट। देन है जी आपका पॉलिसी आती है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, UNCRPD। आपका क्या आ गया? ये UNCRPD की इंपॉर्टेंस ये है कि ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं कब अडॉप्ट किया गया, साइन के लिए कब निकाला गया पूछ लेते हैं। इंडिया आएगा, ये इंडिया ने कब साइन किया और इंडिया ने कब रेटिफाई किया, तो ये कई, और इंडिया में एनफोर्समेंट में कब आया, तो ये ओवरऑल आपको सारी ही इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ओके, देन है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट की बात कर रहे हैं, 2009 में आया था, बट एनफोर्स कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। देन NCFTE आता है 2009 में, कमेटी कौन सी है? प्रोफेसर CL आनंद, और डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर, है ना? ठीक है।
देन है जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, ये एक्सक्लूसिवली हाई पावर्ड कमेटी थी, एक्सक्लूसिवली टीचर एजुकेशन को देखने के लिए बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसकी रिपोर्ट का नाम था विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। जब क्वेश्चन आता है इनकी रिपोर्ट का नाम पूछने के लिए तो वो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको सिर्फ क्वालिटी पर्सपेक्टिव दे देंगे, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव दे देंगे ऑप्शन में, फिर एक में दे देंगे क्वालिटी एंड रेगुलेटरी और एक में कुछ और दे देंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है। आईसीटी की भी पॉलिसी आती है 2012 में, ये जो अपनी आई थी पॉलिसी कहाँ गई, ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, इन्हीं के बेसिस पे फिर जो है 2014 में क्या निकाला गया अपना ये एक नोटिफिकेशन निकाली गई एनसीटीई के द्वारा बीएड और एमएड को 2 साल का करने के लिए। अब अगर दिसंबर 2014 में कोई नोटिफिकेशन आई है तो कौन से सेशन से चीजें लागू होंगी, 2015-16 के सेशन से। तो पहली बार एडमिशन 2 साल की बीएड और एमएड में 2015-16 में होते हैं। ओके, फर्स्ट नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में आई थी। अच्छा, ये भी तो था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987, 2017 में इसको मॉडिफाई किया गया, अमेंड किया गया। देन एनईपी आती है अपनी 2020, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज के लिए 2022 में और स्कूल एजुकेशन के लिए 2023 में। ठीक है, ये कुछ एक और फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आ जाता है। स्कूल ये सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट 1975, पोस्ट साइट प्रोजेक्ट 1977, ये आपका इनसेट 1982, इग्नू बाद में इग्नू का दूरदर्शन का टेलीकास्ट होता है 1991, ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल का टेलीकास्ट होता है 2000 में। एजुसेट जो है वो डेडिकेटेडली फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट इसरो ने जो बनाया था और लॉन्च किया था, दैट इज इन 2004 यानी 2004। ओके, ये पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी थी, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे यूनिवर्सिटीज के बारे में, चीजों के बारे में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको बाय हार्ट बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए अब तक। ओके, जिनको नहीं है याद प्लीज इसको याद कर लो, चाहे अभी भी इसके नोट्स बना लो, क्योंकि इसके नोट्स इतने लंबे नहीं बनेंगे, आपको एज इट इज या स्क्रीनशॉट ले लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, तो अभी के लिए तो वो आप जिन्होंने नोट्स लेने थे वो तो ले चुके हैं रिवीजन नोट्स, बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। ओके, देन बात आती है हमारे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। वो अब टॉपिक्स तो देखो ना, मैंने 5 बोला था, अभी तक तो वो शुरू भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 5 टॉपिक्स हमें कवर करने, विद पीवाईक्यूज ही आपको सोल्व करवाऊंगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज वो बेसिक्स आपको पता हो। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मूड्स एंड फिगर्स का विद फॉर्मल फैलेसीज। तो आप देखो, इसमें आपका मूड्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसमें आपका फिगर का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसमें आपके फॉर्मल फैलेसीज का भी आ गया। मूड और फिगर निकालने के लिए हमें स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का आना भी बहुत जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो अगर आप एक एक करके जोड़ने लगोगे ना, तो इस एक टॉपिक में ही आपको पता नहीं 8-7 कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, AEIO। जैसे इसको याद करने का बेस्ट तरीका यही है, जैसे हम वोवल पढ़ते हैं ना, 5 वोवल होते हैं, AEIOU, तो U को हटा दो, ये चीज ध्यान रखनी है, AEIO। ठीक है, अब A, E और IO का मतलब क्या है, तो ये एक तरीके से क्या चीज शो करते हैं, प्रोपोजिशन शो करते हैं। ठीक है, ऑल, ए जो है ऑल से याद रख लो, ए में आप सबको इंक्लूड करते हो। ठीक है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है। अगर मैं इसकी बात करूं, दैट मीन्स ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, सभी की क्वांटिटी, और अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रही हूं तो वो आपको क्वालिटी शो कर रहा है। ठीक है, सो ये जो ऑल है, ये क्वांटिफायर जो होते हैं वो सबसे आगे देखने को मिलते हैं। ऑल, नो, ये क्वांटिफायर है आपके। जब इसकी आप बात करोगे तो ये सम की बात करेगा, ये सम नोट की बात करेगा। ओके, तो ये 4 चीजें पता हूं, ये ऑल की बात कर रहा है, ये नो की बात कर रहा है, ठीक है, ये सम और ये सम नोट की बात कर रहा है। ओके, ए और ई में क्या रिलेशनशिप है, कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप है। ठीक है, ए और आई में क्या रिलेशनशिप है, सब एल्टरन रिलेशनशिप है। ई और ओ में सब एल्टरन है, आई और ओ में सब कॉन्ट्ररी है, और ये ऑपोजिट हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी। यानी इन चीजों से आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर ए सही है स्टेटमेंट तो ओ फॉर श्योर गलत होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर ओ सही है तो ए गलत होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। सेम आई सही है तो ई फॉर श्योर गलत होगा, और ई सही है तो आई फॉर श्योर गलत होगा। ओके, तो ये 2 चीजें तो कॉन्ट्राडिक्टरी से याद हो जाएंगी। अब ऑल वाली चीज है यहाँ, और यहाँ है नो। अगर मैं बोल रही हूं ऑल कैट्स आर डॉग्स, बहुत रैंडम स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर सारी की सारी कैट डॉग है, सो नो कैट्स आर डॉग तो हो ही नहीं सकता ना, राइट। यानी अगर ए सही है तो ई गलत होगा, ई सही है तो ए गलत होगा। यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स साथ में सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन साथ में गलत हो सकती है फॉर श्योर। ठीक है, तो ये साथ में सही नहीं होंगी, साथ में गलत हो सकती हैं, ये बात आपको आइडिया याद रखनी है। देन है आपका ए और आई। अगर मैं बोल रही हूं ऑल कैट्स आर डॉग्स,
और दूसरी स्टेटमेंट आई वाली क्या बनेगी, सम कैट्स आर डॉग्स। तो अगर ए सही है, इफ ए इज ट्रू, आई अपने आप सही हो गया, क्योंकि ऑल में ऑटोमेटिकली जो सम कैट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। ओके, तो ऑल में हमने सारी कैट्स की बात कर ली है, तो जो कुछ एक और कैट्स हैं वो जो हम यहां बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड रहेंगी। यानी अगर ए सही है तो आई जो है वो आपका फॉर श्योर सही होगा। लेकिन अगर आई सही है तो उस बेसिस पे मैं ये नहीं बोल सकती कि ए भी सही होगा, ए अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ओके, सेम ओ वाली चीज पे अप्लाई होती है। ओ वाले में और ई वाले में क्या आएगा, मैं बोल रही हूं नो कैट्स आर डॉग्स, और एक बोल रही हूं सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ओके, सो अगर नो वाली चीज सही है तो ऑटोमेटिकली सम वाले, मतलब सही इन द सेंस नो कैट्स आर डॉग, कोई भी कैट अगर डॉग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एक कैट डॉग नहीं है, स्टेटमेंट इंक्लूड हो गई। सो अगर ई सही है तो ओ फॉर श्योर सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट अगर ओ सही है तो अनडिटरमाइंड सिचुएशन है कि ई सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ओके, वो चीज आपको पता हो। अब बात आती है आई और ओ की। आई और ओ में सम और सम नॉट वाली सिचुएशन है, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग, राइट। तो ये आई और ओ की सिचुएशन है, ये दोनों साथ में सही हो सकती हैं लेकिन ये दोनों साथ में गलत कभी भी नहीं होंगी। सो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो लॉजिकल है, वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, कॉन्ट्रेरी ये मैंने आपको बता दिया है, ए और ई कॉन्ट्रेरी, ए ओ और ई आई कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, इन प्रोपोजिशन जो हम प्रोपोजिशंस पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला सम कैट्स आर डॉग, तो इनमें कई बार ये होता है कि आपको ये तो समझ आ गया, अगर मैं बोल रही हूं ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो जो डॉग है वो प्रेडिकेट है, ये तो बहुत बेसिक है। ओके, जो कैट है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से नहीं भी समझ आ रहा है तो इसको याद कर लो अब। ठीक है, दो चीजें होंगी, पर्टिकुलर और यूनिवर्सल, ये हमने कर ली हैं। अब आपको ये चीज पता हो, ठीक है, तो आप इसको चाहे ऐसे याद कर लो, ए ई आई ओ। ए में जो है सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आई में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और ओ में सिर्फ प्रेडिकेट। तो यहां सब्जेक्ट है, नीचे प्रेडिकेट है, और यहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और यहां कुछ भी नहीं है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट भी यही आ जाता है टेक्निकली, बट स्टिल आप ये याद रखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ लिया जाए तो आप साइड में ये लिख लो कि ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये कोई भी नहीं, और ये प्रेडिकेट, इतना लिख लो, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, तो इससे क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके। देन है जी फॉर्मल फैलेसीज। फॉर्मल फैलेसीज और इन कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ जाए इस बार। ओके, सो ये 6 रूल्स होते हैं, देखो समझ लो इस चीज को, ये 6 रूल्स होते हैं जब आप प्रपोजिशंस की और इन आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हो। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं यूजुअली, एक मेजर प्रीमाइस होगी, एक माइनर प्रीमाइस होगी, और एक कंक्लूजन हम देखते हैं। ठीक है, सो अब इनमें अगर मैं बोल रही हूं, चलो मैं बना ही देती हूं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, यहां पे मैंने बोल दिया सम, या सम लगा लो, कुछ भी लगा लो। पॉइंट ये है कि एक हमारी मिडल मेजर टर्म होगी, एक माइनर टर्म होगी, और एक मिडल टर्म। तो अपने पास 3 टर्म्स होती हैं। अगर चौथी टर्म आ गई इन 3 स्टेटमेंट्स में तो वो फैलेसी हो जाएगी जी, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। तो ये हमारा रूल है, अवॉइडेंस ऑफ मोर देन 3 टर्म्स। और ब्रैकेट में मैंने फैलेसी दी है कि अगर ये रूल जो है वायलेट होता है तो कौन सी जो है फैलेसी बनेगी। ओके, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिडल टर्म। ये रूल क्या बोलता है कि दो जगह आ रही है ना मिडल टर्म, मेजर और माइनर प्रीमाइस में, कि एटलीस्ट 2 में से एक जगह तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे पता चलेगा, ए ई आई ओ स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट, तो हम देख लेंगे मिडल टर्म सब्जेक्ट की तरह है या प्रेडिकेट की तरह। समझ रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिडल टर्म मतलब दोनों में से एक जगह तो मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर दोनों जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दैट मींस फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल हो जाएगा। ओके, तीसरा रूल है जी, एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन। कंक्लूजन में 2 टर्म आती हैं, एक माइनर टर्म, दूसरी जो प्रेडिकेट होता है वो होता है आपका मेजर टर्म। ओके, सो माइनर टर्म और मेजर टर्म अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो ऊपर मेजर या माइनर प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी, अगर मेजर टर्म मान लो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है बट ऊपर नहीं है मेजर प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड, सो ये इलिसिट मेजर फैलेसी हो जाएगी। सेम अगर माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो इलिसिट माइनर की फैलेसी हो जाएगी। इजी है। डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे पता चलेगा, वही अपना AEIO से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा नहीं है। ओके, देन अवॉइडेंस ऑफ 2 नेगेटिव प्रीमाइस।
तो ये फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस हो गया कि दो नेगेटिव प्रीमाइस नहीं आनी चाहिए, अगर दो नेगेटिव प्रीमाइस आ रही हैं तो वो गलत हो गया आपका, ठीक है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस हो गया। देन है एन एफर्मेटिव कंक्लूजन इज नॉट पॉसिबल इफ वन ऑफ द प्रीमाइस इज नेगेटिव। तो अगर दो मेजर और माइनर प्रीमाइस में से एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और उससे एक स्टेटमेंट से भी नेगेटिव से आप क्या कर रहे हो, कंक्लूजन पॉजिटिव निकाल रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा, फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस, ठीक है। देन है नो पर्टिकुलर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्सल प्रीमाइस। दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से, या मान लो ऑल या नो वाली प्रीमाइस है, या ऑल वाली या नो वाली प्रीमाइस है, दोनों मेजर और माइनर, तो कंक्लूजन आपका पर्टिकुलर नहीं हो सकता, यानी सम वाली स्टेटमेंट नहीं आ सकती उसमें। तो ये क्या हो जाएगी जी, अगर ऐसा है तो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हो जाएगी। सो ये 6 फैलेसीज बताऊं, बिकॉज मूड्स एंड फिगर्स के साथ इन फैलेसीज को कंबाइन करके क्वेश्चन बन रहा है। इनफॉर्मल फैलेसीज तो आपको याद होंगी ही, वो काफी टाइम से आ रही हैं, बट आजकल फॉर्मल फैलेसीज को मूड्स एंड फिगर्स के साथ कंबाइन करते हैं। सो आई होप आपको AEIO स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझ आ गया। देन आपको जो है पर्टिकुलर नॉन पर्टिकुलर यूनिवर्सल वाली चीज समझ आ गई, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज समझ आ गई कॉन्सेप्ट, देन आपको फॉर्मल फैलेसी वाला समझ आ गया, ठीक है। अब एक चीज आती है लॉजिकल इक्विवेलेंट वाली, ठीक है। अगर फैलेसी वाला क्वेश्चन ना बने या मूड्स फिगर्स वाला ना बने तो लॉजिकल वाला फॉर श्योर बनता है, ठीक है। तो ये देखो, ए वाली स्टेटमेंट है ऑल एस इज पी, ई वाली है नो एस इज पी, आई है सम एस इज पी, ओ है सम एस इज नॉट पी, ये स्टेटमेंट्स हैं। अब इनकी लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सी होंगी, सबका ऑब्वर्जन जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। ऑब्वर्जन कैसे बनेगा, जैसे ऑल है, ऑल का नो कर दिया और एस और पी एज इट इज रखे, बट यहां पे क्या कर दिया आपने, नॉन लगा दिया। नो एस इज पी, नो का ऑल कर दिया और यहां नॉन लगा दिया। सम एस इज पी, सम का सम नोट कर दिया और नॉन लगा दिया, तो सम एस इज नोट और यहां नॉन पी, ओके। देन सम एस इज नॉट पी, तो इसको आप चेंज करो, सम एस इज पी आ जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, इससे पहले नॉन आ जाएगा, तो सम एस इज नॉन पी। सो ये स्टेटमेंट्स अगर आपको दिखती हैं, ऑब्वर्जन अगर दिखता है, ऑब्वर्जन में आप क्या कर रहे हो, आप क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, ऑल का नो, नो का ऑल, सम का सम नोट का सम, ये कर रहे हो, और उसके बाद जो आपका प्रेडिकेट है उसके साथ नॉन लगा दे रहे हो, नॉन, ठीक है। ये शॉर्टकट है ध्यान रखने का। अदरवाइज इसमें भी 2 स्टेप होते हैं कि आप इसमें कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन दोनों करके आपका ऑब्वर्जन बनता है, ओके। बट आप अभी के लिए इतना याद रखो, क्वांटिटी चेंज की, ऑल का नो, नो का ऑल, सम का सम नोट का सम, ये बनाया और नॉन लगा दिया प्रेडिकेट के साथ, ये ऑब्वर्जन। तो ऑब्वर्जन स्टेटमेंट हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट है चारों के लिए। देन फिर आता है कॉन्ट्रापोजिशन और कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होगा, आप सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना रहे हो, तो सिर्फ ई और आई का कन्वर्जन पॉसिबल है। वो पॉसिबल इन द सेंस वो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देगा। नो एस इज पी, नो पी इज एस, सम एस इज पी, सम पी इज एस, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपका सही है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देगा। बचा ए और ओ, उसका कॉन्ट्रापोजिशन, यानी ऑल एस इज पी, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करो और दोनों के आगे नॉन लगाओ, ठीक है। सो वही कन्वर्जन करो और दोनों के आगे नॉन लगा दो, यानी सम पी इज नॉट एस और दोनों के आगे नॉन लगाओ, नॉन पी इज नॉट नॉन एस, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आ गया लॉजिकल इक्विवेलेंट वाली चीज। देन आते हैं जी मूड्स एंड फिगर्स। आपके मूड्स एंड फिगर्स कैलकुलेट कैसे करते हो, फटाफट समझ लो। मूड्स जो है वो आपकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने बोला है ऑल एस इज पी, ठीक है, सम पी इज क्यू, ठीक है। देन आपका क्या आ गया, कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन में जो पहली टर्म होती है वो माइनर टर्म होती है, ठीक है। सो आप इसको लगा के चलो, ये तो अपने मिडल टर्म हो गई, तो मैं बोल रही हूं अब सम क्यू इज एस, ठीक है। सो देखो ये कंक्लूजन है मेरा, ये मेरी प्रीमाइस दूसरी है, ये प्रीमाइस पहली है। अब आपको क्या करना है, आपको कंक्लूजन देखना है। कई बार ये स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे भी मिल सकती हैं। आपको कंक्लूजन देखना है कि सम क्यू इज एस, ओके। तो ये क्यू क्या है, पहली जो टर्म है सब्जेक्ट है, ये आपका क्या होगा, माइनर टर्म है ये, ओके। तो ये टर्म ऊपर वाली जिस भी प्रीमाइस में होगी वो प्रीमाइस माइनर प्रीमाइस होगी, यानी ये माइनर प्रीमाइस है। एस जहां होगी वो आपकी मेजर प्रीमाइस है, ओके। तो अब आपको ये तो पता चल रहा है ना, आपको AEIO स्टेटमेंट तो पता होते हैं कि अच्छा ये ए है, ये ई है, ये आई है, ओके। सो अब आपको इस सीक्वेंस में लगानी है, ये अगर आपको चेक करनी है सीक्वेंस कि पहले आपको मेजर प्रीमाइस दियो, फिर माइनर प्रीमाइस हो और फिर कंक्लूजन। अगर इस सीक्वेंस में नहीं भी है तो आप उसको उस सीक्वेंस में डालो, ठीक है। आप स्टेटमेंट लिख के देखो कि अच्छा ये मेजर है, ये माइनर है और ये कंक्लूजन है।
ओके इस प्रीमाइस को इस सीक्वेंस में कैसे लगाओगे आपको पता चल जाएगा। ये माइनर टर्म है तो जिसमें माइनर टर्म आएगी वो माइनर प्रीमाइस, ये मेजर टर्म है तो वो मेजर प्रीमाइस। ओके यहाँ पे जो भी आपकी AEIO है क्लासिफिकेशन में वो ही लिखना है, यानी कि ये पहले वाली स्टेटमेंट मेरी ए है, दूसरे वाली स्टेटमेंट मेरी क्या है आई है, और तीसरे वाली स्टेटमेंट भी आई है। सो मेरा मूड क्या हो गया आई, ये मेरा मूड हो गया। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया, नहीं तो दोबारा सुन लो इसको। अब इससे फिगर का पता करना है अपने को। फिगर कैसे पता चलेगा? फिगर मिडल टर्म की पोजीशन से पता चलता है। मिडल टर्म कहां है? देखो यहां पे दूसरे नंबर पे है, यहां पे क्या है आपकी, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका A1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये क्या है? MPSM, ये M मिडल टर्म, देन प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और मिडल टर्म, वो चीज दे रखी है आपको। तो ये सब्जेक्ट है, ये मिडल टर्म है, देन ये मिडल टर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो आप ये नहीं लग रहा आपको, यही वाली चीज फर्स्ट फिगर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसमें, राइट। सो आपकी ये क्या है? मेजर प्रीमाइस, ये माइनर प्रीमाइस में मिडल टर्म की पोजीशन की बात हो रही है। 4 ही फिगर होते हैं। अगर आपकी मिडल टर्म में, तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ टेक्निकली ऐसे कि मिडल टर्म की पोजीशन ऐसे है, देन ये ऐसे है, देन ये पास में है और फिर ये ऑपोजिट। अब मैं यहाँ मिडल टर्म अगर रखूंगी तो यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ मिडल टर्म, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ना। अच्छा ये P इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसका कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है। ओके क्योंकि मेजर टर्म है ना ऊपर वाली, सो प्रेडिकेट यहां पे आ जाएगा। अच्छा देन है आपका ये मिडल टर्म की पोजीशन और ये वाली मिडल टर्म की ऐसे वाली पोजीशन। ठीक है, सो ये वाली पोजीशन ऐसे है अपनी, सो ये अपना क्या हो गया? ये वाला हो गया फोर्थ फिगर, फर्स्ट नहीं फोर्थ फिगर। ओके तो ये मूड और फिगर निकालने का तरीका है जी। अब पॉइंट ये है कि अगर मैंने आपको मूड और फिगर बता दिया तो आपको वो स्टेटमेंट्स भी लिखनी आनी चाहिए। अगर मैंने आपको बोला AII मूड है, फोर्थ फिगर है, ठीक है, इससे अब आप स्टेटमेंट लिखो, उस स्टेटमेंट में आप देखो कि कोई फॉर्मल फैलेसी तो नहीं है और उस बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स का आंसर करो। ये क्वेश्चन आ रहा है। सो आपको मूड का कॉन्सेप्ट, फिगर का कॉन्सेप्ट, फैलेसी का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, देन डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 5-6 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाले गए हैं। ठीक है, कैसे डाले गए हैं ये देखो क्वेश्चंस यहां से। एक तरीका क्वेश्चन का ये है, मैच द फॉलोइंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का आता है। मैंने आपको बताया था AEIO कौन सी चीज सही हो तो कौन सी गलत होगी, वो चीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो देखो अगर I गलत है तो E फॉर श्योर ट्रू होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी में है ना। तो अगर I गलत है तो E फॉर श्योर ट्रू। अगर आपको इतना थोड़ा थोड़ा भी आइडिया हो ना तो देखो C का सेकंड, ये दैट्स इट, यहीं से सोल्व हो गया आपका। ठीक है, अगर O सही है तो A फॉर श्योर गलत होगा, लेकिन वो दे नहीं रखा है यहाँ। ठीक है, सो O सही है तो मैं E के बारे में श्योर नहीं हूं अभी, सो मेरा E अनडिटरमाइंड होगा। अगर O सही है तो दैट मीन्स ये फोर्थ आ जाएगा, ये सॉरी ये वाला फोर्थ। E गलत है, अगर ये गलत है तो क्या चीज होने के चांस हैं, और अगर ये सही है सो फॉर श्योर I सही है, लेकिन अगर ये सही है तो ये क्या है, गलत होने के चांस है। तो वो चीज आपको पता हो। ठीक है, सो अगर फर्स्ट में ये क्या आपका E गलत है तो O अनडिटरमाइंड है, हमें नहीं पता कि O सही है या नहीं है। O ट्रू है तो आपका E अनडिटरमाइंड है, I अगर फॉल्स है तो E ट्रू है, A अगर ट्रू है तो आपका E फॉल्स है। ठीक है जी, सो ये आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। देन ये इन्होंने सिंपली पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस ही मैंने अभी रिसेंट क्वेश्चंस उठाए हैं इस बार के दिसंबर वाले। ओके, ऑल एक्टर्स आर एथलीट, इसमें आपसे पूछा है कौन सा मूड है कौन सा फिगर है। ऑल एक्टर्स आर एथलीट A, सम एक्टर्स आर कॉमेडियंस I, सम कॉमेडियंस आर एथलीट्स I। तो AII क्या हो गया अपना? मूड हो गया। ये क्या है अपनी माइनर टर्म, ये है अपनी मेजर टर्म। ठीक है, इसी सीक्वेंस में है, ये माइनर है ये मेजर है। ठीक है, देन अब आपसे फिगर पूछा है। फिगर मतलब आपकी एक्टर, ये रही एक्टर की पोजीशन, आपकी मिडिल टर्म की पोजीशन। मिडिल टर्म की पोजीशन है बिल्कुल ये वाली, यानी थर्ड फिगर हो गया ये AII और थर्ड फिगर, क्योंकि हमने ये किया था ना ये चीज। ठीक है, तो ये दोनों पास पास थे, यानी यहाँ पे आपके प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और यहाँ पे आपका प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ऐसे था। तो ये आपका क्या आंसर हो गया? थर्ड आंसर हो गया जी। सो ये इजी लगना चाहिए आपको, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस बेसिस पे। अब अगेन इसमें आपसे पूछा है फिगर कौन सा है, तो फिगर कैसे पता चलेगा? मिडिल टर्म की पोजीशन से पता चलेगा। अभी अभी हमने देखा था कि ये चीज हमने याद की थी। तो ये वाला तो यहाँ है, मिडिल टर्म की पोजीशन आगे है दोनों जगह, तो ये आपका थर्ड फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मैंने पोजीशंस बताई थी।
देन है यहाँ पे आपसे पूछा फिगर अगेन, ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट, सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट। तो ये है आपकी मिडिल टर्म की पोजीशन। तो मिडिल टर्म की पोजीशन बाद वाली है, यानी ये सेकंड फिगर हो गया। ठीक है, तो ये आपको देखते ही आइडिया हो जाना चाहिए। देखो मिडिल टर्म की पोजीशन सेकंड बाद दोबारा पे दूसरे नंबर पे। ओके, देन है इसमें आपसे पूछा है मूड एंड फिगर दोनों। अच्छा ये तो दोबारा डाल दिया क्या मैंने शायद, हाँ ये दोबारा डल गया भाई, चलो। ओके, देन है ऑल, ये आपसे मूड एंड फिगर पूछा है वापस से। ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ जाते हैं, कई बार बहुत वो भी आ जाते हैं डीपर लेवल के, वो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ऑल सोडियम सोल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, ऑल सोप्स आर सोडियम सोल्ट। तो सोडियम सोल्ट क्या है आपका मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की पोजीशन ये वाली है, और हमने यही किया था। ये किया था ना, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ये ठीक है। सो ये वाली है मिडिल टर्म की पोजीशन, दैट मीन्स फर्स्ट फिगर है, तो फिगर फर्स्ट हो गया, वहीं से ही समझ आ जाना चाहिए। ओके, ये आपकी सोप वाली जो है वो क्या है, माइनर टर्म है, ये आपकी मेजर टर्म है, ये माइनर प्रेमाइस होगी, ये मेजर प्रेमाइस होगी। तो इसी फॉर्म में ही आपका ए और ए, ट्रिपल ए आपका क्या हो गया, मूड हो गया। ठीक है जी, आंसर फोर्थ हो गया। देन ये चीज है, अब ये बोल रहे हैं कि ए आपका क्या है, मूड है, फर्स्ट फिगर है, इनके बेसिस पे आप क्या क्या चीज क्लेम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फिगर के हिसाब से ए स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। फर्स्ट फिगर में क्या होता है, फर्स्ट फिगर में ये होता है मिडिल टर्म की पोजीशन एक जगह सब्जेक्ट में और एक जगह प्रेडिकेट में होती है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ऑल एस इज पी, ये एस अगर मिडिल टर्म है तो ये यहां आनी चाहिए। ठीक है, देन अगली स्टेटमेंट आ गई ई वाली स्टेटमेंट है, यानी नो। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या आएगी, देखो इस स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल एस इज पी, नो क्यू इज एस। तो ये मिडिल टर्म की पोजीशन आ गई फर्स्ट फिगर वाली। ठीक है, ये मेरा क्यू आ गया, वो पी आ गया। सो क्यू मतलब मेरी माइनर टर्म है ये, तो कंक्लूजन में क्या आएगा, नो क्यू इज पी। क्लियर, ये स्टेटमेंट्स आ गई। अब इसमें क्या क्या फैलेसीज बनती हैं, तो देखो ये अब मैंने क्या बोला था आपको, AEIO क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यही स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यानी कि एस जो है वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स मिडिल टर्म की फैलेसी तो नहीं है। चलो वो स्टेटमेंट इन देखो, मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर प्रीमाइस, तो मिडिल टर्म दोनों जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, ये बोल रहा है कि इलिसिट मेजर फैलेसी है या माइनर फैलेसी है, वो बताओ। सो यहाँ पे माइनर टर्म है Q, यहाँ पे है मेजर टर्म P। ठीक है, सो माइनर प्रीमाइस है Q, यानी Q अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट तो दोनों जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो माइनर टर्म आपके कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, तो इलिसिट माइनर की फैलेसी नहीं है। ओके, अब मेजर में क्या है P, यहाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि यहां सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो ये इलिसिट मेजर की फैलेसी हो गई हमारे पास। ठीक है, देन मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन माइनर प्रीमाइस, मिडिल टर्म है S, ये है माइनर प्रीमाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात सही है। ओके, कंक्लूजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ईदर ऑफ इट्स, नहीं, कंक्लूजन में दोनों टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये भी गलत हो गया। आंसर आपका A, C और D आ गया, आंसर आपका फर्स्ट आ गया। ठीक है जी, समझ आया, यानी ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने मूड्स और फिगर्स निकालने सीखे थे, अब आप कॉन्सेप्ट एक्चुअल टेस्ट हो रहा है आपका कि आप जो आपको मूड एंड फिगर दे रखा है उससे अपनी स्टेटमेंट्स बनाओ, उसके बेसिस पे आप फैलेसीज बताओ। क्लियर, मैं उम्मीद कर रही हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो आपको EAO स्टेटमेंट बनानी है, थर्ड फिगर बनाना है, मैं बता देती हूँ चलो ये वाला भी कि कौन सी फैलेसी आएगी। ओके, EAO, सो E पहली स्टेटमेंट E मतलब नो S इज P। ठीक है, थर्ड फिगर है, यानी मैंने ये चीज की थी। ठीक है, तो यानी दोनों मिडिल टर्म यहां आनी चाहिए, तो मान लो S मिडिल टर्म है तो S ही यहां आएगी। दूसरी स्टेटमेंट A है तो ऑल S इज Q। फिगर थर्ड है, थर्ड फिगर तो हो गया हमारा, एंड देन ओ स्टेटमेंट में आएगा सम और नोट, तो सम Q इज नोट P। इस तरीके से आपको पता हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गई है मेरी EAO वाली। अब मैं देखूंगी कि इसमें देखो ये नो है, यानी कि AEIO के हिसाब से यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये चीज समझ आ गई है मुझे। ठीक है, तब मैं देखूंगी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की है या नहीं है। तो मिडिल मतलब मिडिल टर्म दोनों में से कहीं तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे S है, मिडिल टर्म तो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये फैलेसी तो आ ही नहीं सकती।
ठीक है। कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स सब्जेक्ट टर्म, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन में तो सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या है जी आपका गलत है। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ प्रेडिकेट। देन है कमिट्स द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस या फिर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर अभी अभी फैलेसीज में कि कौन सी, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस में क्या था कि नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आ सकती। ठीक है, एक अगर नेगेटिव प्रीमाइस है तो नेगेटिव है, यहां से नेगेटिव ही कंक्लूजन है। ठीक है, देन है आपका कमिट्स द फैलेसी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, जो हमने लास्ट फैलेसी की थी वही यहां पे आ जाएगा, यानी कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते यूनिवर्सल प्रीमाइस से, यानी ये दोनों यूनिवर्सल प्रीमाइस है, नो और ऑल वाली, तो यहां से सम वाली स्टेटमेंट नहीं आ सकती। तो ये बात ठीक है जी, बाकी गलत हो गई। ओके, सो यानी कि अब आप जो स्टेटमेंट सीधी दे के आपसे पूछा जाता था, बोल रहे स्टेटमेंट भी आप खुद बनाओ मूड और फिगर के हिसाब से। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। मूड है आपका OAO, फिगर है सेकंड, ये भी PYQ है इसी बार का। ओके, तो वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो कितनी जल्दी सोल्व कर पाते हो आप, और इसका आंसर रहेगा आपका फोर्थ, यानी A, C और E सही है, B और D गलत है। ओके, चलिए अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद सोल्व करेंगे, मैंने PYQs में तो करवाई रखे हैं सोल्व, बट स्टिल यहाँ पे आप खुद सोल्व कीजिए। मूड AII किसमें, फिगर आपका सेकंड है, तो इससे 3 स्टेटमेंट्स बनाइए जिसमें मूड AII हो, सेकंड फिगर हो, और उसके बेसिस पे आप ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें प्लस आप अपनी फैलेसीज बताइए। ओके, तो वीडियो को स्टॉप करके 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने, आंसर सेकंड रहेगा। ठीक है जी, देन अगेन तीसरा क्वेश्चन, करेक्टली इन्फर्ड, तो कौन सी चीजें सही हैं, अगेन मूड बनाना है AEE, फोर्थ फिगर होना चाहिए। तो 2 स्टेटमेंट, ये अपनी स्टेटमेंट्स लिखो इन दोनों के बेसिस पे और आंसर बताने की कोशिश करो। ओके, स्टॉप द वीडियो एंड इसको करके देखो। ठीक है, मैंने स्टॉप करने का टाइम दिया है आपको, स्टॉप इट एंड देन करके देखो, आंसर रहेगा फोर्थ। ठीक है, देन अगेन तो ये 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना अपने आप से, हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बनानी आ जाएगी, EIO मूड के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट रहेगी, कौन सा फिगर रहेगा। ओके, आंसर रहेगा थर्ड। ये हो गए जी 12 क्वेश्चन, ये पहला टॉपिक था जो आप लोग बोल रहे थे, ये तो मुझे करवाना ही था, दैट्स वाई मैंने फिर बाकी टॉपिक्स भी थोड़े से ऐड किए जो इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस स्टाइल बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने ये क्लासेस में करवाया हुआ है कि ये बहुत सारे रेफरेंस स्टाइल होते हैं, APA, MLA, ACS, AIP, CS, ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं। ओके, इनमें से अब एक तो फुल फॉर्म आपको जितनी याद रहे कर लो, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, APA, MLA, वैंकूवर, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड। आप यहाँ ध्यान रखो कि ये रेफरेंस स्टाइल्स हैं। कौन से नहीं है, कैम्ब्रिज और न्यूयॉर्क, ऐसा करके कोई रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं है। ओके, एक चीज तो ये ध्यान रखो। दूसरी चीज, आपको और कुछ याद नहीं रह रहा, अच्छा शिकागो भी है, ठीक है, तो ये 2 जो है ना MLA और APA, इनमें कैसे साइटेशन लिखी जाती है वो आपको पता हो, कैसे रेफरेंस लिखा जाता है। ओके, तो आपको डिफरेंस पता हो थोड़ा सा कि देखो यहाँ पे जो 2006 जो पब्लिकेशन का ईयर है, MLA में लास्ट में जाता है, ओके, APA में जैसे ही आप ऑथर्स के नाम लिखते हो उसके बाद आ जाता है। ओके, यहां पे आप क्या कर रहे हो, इसका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम उल्टा लिख रहे हो, लेकिन पूरा लिख रहे हो MLA में। यहां पे आप लास्ट नेम गिल और जो आपका फर्स्ट नेम है पीटर, पीटर को स्मॉल में, मतलब बिल्कुल आपने एक वर्ड, एक लेटर लिख दिया बस वर्ड में से, ठीक है, तो गिल पी, पूरा नाम नहीं लिख रहे हो आप यहाँ पे, तो वो APA है। ओके, देन यहाँ पे ये आपकी अगला दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपका व्हाट इज इंटेलिजेंस थियरी, ये टाइटल है, टॉपिक का नाम है, आपकी रिसर्च का नाम है। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस थियरी, वही चीज है, बस बीच में यहाँ पे ईयर आ गया। सो वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, वो चीज आपको पता हो कैसे लिखते हैं। ठीक है, DOI जो होता है ना, वो एक लिंक होता है, वो सबसे लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, हर एक रिसर्च पेपर का एक DOI होगा, वो लास्ट में दिया जाता है, यहाँ मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में DOI दिया जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं आपको। APA MLA तो फॉर श्योर आपको पता हो, APA स्टाइल में आप कैसे लिखोगे, तो देखो लास्ट नेम ऑफ ऑथर सबसे पहले आता है, लास्ट नेम के बाद आप ईयर पे जाते हो, तो B और A, देन बुक का या चीजों का टाइटल आता है। ठीक है, देन आपकी पब्लिशिंग कंपनी का नाम, ये देखो यहाँ पे रांड कॉर्पोरेशंस, ये क्या है, पब्लिकेशन हाउस है। ठीक है, तो ये आपका BADC फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको पता हो। देन है अगेन APA पूछा गया है, कॉन्फ्रेंस कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ईयर ऑफ प्रेजेंटेशन, लास्ट नेम, पहले तो लास्ट नेम ही आएगा ऑथर का, पहले लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, देन आपका कॉन्फ्रेंस का नाम, पेपर का नाम या बुक का नाम होता है वो आएगा, फिर लोकेशन आएगी, तो आपका CBAD आंसर थर्ड होगा।
ओके सो ये चीजें पता हो, बहुत बेसिक है। अगेन ये तीनों क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, ओके तो आपको पता हो। नेम ऑफ जर्नल्स इन इटैलिक्स, तो हमने देखो ये नेम ऑफ जर्नल, यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन दिया, देखो ये नेम ऑफ जर्नल इटैलिक्स में है, यहाँ पे भी अपना एपी है, देखो ये रहा इटैलिक्स में है जर्नल का नाम। ओके चलिए नेक्स्ट है, ये रहा डीओआई सबसे लास्ट में आएगा, इतना भी आइडिया आपको हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो नेम ऑफ जर्नल बाद में, इनिशियल्स ऑफ ऑथर, पहले ऑथर, देन उससे पहले इनिशियल्स भी नहीं, लास्ट नेम आता है पहले, फिर इनिशियल्स आते हैं, फिर टाइटल का नाम आता है, फिर जर्नल का नाम आता है, और फिर आपका डीओआई आता है। CDAB आपका आंसर हो गया। ओके जी, तो ये बहुत ईजी है बट बार बार पूछा जाता है, एटलीस्ट याद रख लो इसको। ओके अगेन इनमें से कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल है? सो MLA, रोमन, शिकागो और APA। तो शिकागो है, MLA है, APA है, रोमन नहीं है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से भी, ये देखो साइटेशन जब आप गूगल स्कॉलर से उठाते हो वो सीधा आपको MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर, इन 5 स्टाइल्स में लिख के बताता है। ओके तो ये 5 तो है ही है, ठीक है जी। समझ आई ये चीज, इजी थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक बहुत इजी, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया हो। तीसरा है कन्वर्जेंस इन ICT। कन्वर्जेंस फॉर श्योर आपको आने चाहिए, एक क्वेश्चन तो घूम फिर के आ ही जाता है, ठीक है। किस तरीके से आता है देखो, मैंने 2 तरीके आपको बता रखे हैं कि कोई भी कन्वर्जन, यहाँ 2 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, 16 दे रखा हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 है ब्रैकेट में और आपसे पूछा गया है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो अगर डेसिमल में दे रखा है, बाइनरी में करना है, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करते जाओगे। मान लो नंबर है 24, ये है 24, ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड। अगर मुझे बाइनरी में करना है तो मैं 2 से करूंगी, अगर मुझे क्वार्टर में करना है तो मैं 4 से कर दूंगी, मुझे 8 में करना है तो मैं 8 से कर दूंगी, 16 से करना है तो मैं 16 से डिवाइड करूंगी। तो मुझे डिवाइड करना है, चाहे कोई भी फॉर्म में डिवाइड करना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिमेनिंग बचा कुछ, रिमाइंडर बचा ही नहीं, 2 छिके 12, कुछ नहीं बचा। देन अगेन 2 तिया 6, कुछ नहीं बचा। 2 एकम 2, बचा क्या, 1, ठीक है। सो ये इधर उल्टा लिख दो इसको, 1 1 0 0 0 ब्रैकेट में करके इसको 2 कर दो, तो ये क्या हो गया, बाइनरी में आपका नंबर हो गया 24। समझ आई ये चीज? अब ये जो बाइनरी वाला नंबर है या कोई भी और नंबर है, इसको आप उल्टा कैसे करोगे, ठीक है। सो उल्टा करने के लिए, अगर ये बाइनरी वाला है तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, ये चीज समझ आई। 2 की पावर 4, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये चीज है। अब ये नंबर मैं यहां लिखूंगी एज इट इज, 1 के नीचे मैं 0 लिख रही हूं, यहां पे 0 देन 1 और 1। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 0 वाले तो 0 0 ही हो जाएंगे, यहां किया तो 8 एकम 8 और वो 16 एकम 16, इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो वो आपका उल्टा आंसर आ गया कि 24 डेसिमल में आ गया, ठीक है। वैसे तो आप डेसिमल की बजाय आप जो है बाइनरी को सीधा 16 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी है, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आप डेसिमल से बाइनरी में या 4 में 8 में इनमें बेस में कन्वर्ट कर पाओ और उल्टा कन्वर्ट कर पाओ। ओके सो ये चीज समझ आई आपको। अब हम पहले वाला, अच्छा ये चीज तो सही है, इतना इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। एक सेकंड में कुछ एक लिमिटेड पोर्शन इरेज करती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो था ना, जो मैंने आपको बताया, ये बिना डेसिमल वाली वैल्यू का था, ठीक है, यानी 24। ओके अब अगर डेसिमल वाली है, यानी कि ये जो चीज, ये जो आपको आइडिया बताया है, ये वाला आइडिया सिर्फ डेसिमल से पहले वाली वैल्यू के लिए है। ओके अगर 2 वाली चीज मुझे करनी है तो मैं यहां पे ही लिख के देख लूंगी कि 0 1 1 0 और 1, और ऊपर क्या था मेरा, ये देखो 1 2 4 8 और 16 ये था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके 1 0 0, 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 16 एकम 16, ये भी 0 आ गया। अब इसको जोड़ दो, 16 और 4 20 और 2 22, यानी इसका आंसर क्या है, 22 है। ओके अब बचा ये, इसका क्या होएगा, तो जो डेसिमल के बाद वाली चीज है ना, उसको कैसे आप उल्टा कन्वर्ट करोगे, उसको आप कन्वर्ट करोगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ऐसे जाएगा ये। 2 की पावर -1 मतलब 1/2 हो रहा है, 1/2 मतलब 0.5 है ये, यहाँ पे 1/4 हो रहा है, यानी 4 दूनी 8, 4 5 20, 0.25 है ये, ठीक है। सो ये चीज आपको पता हो, यहां पे है 0.5, यहां पे है 0.25, वैल्यू मेरे पास 1 1 है, 1 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वही 0.25 और 0.5 आया, इसको जोड़ दूंगी, 5 और 2 7, 0.75 आ गया। यानी ये मेरा आंसर पहले क्या आया था, 22.75, ये मेरा फुल कन्वर्जन है, ठीक है जी। सेम चीज अब मैं बाकियों के लिए करके देखूंगी, चलो मैं 4 के लिए भी करके बताती हूं आपको।
ये कितना आया है 22.75। एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूं मैं आपको, बाकी आपने करने हैं। अब 110 है यानी कि 4 के फॉर्म में, तो 4, 4 की 0, 4 का 1, 4 की 2, 4 का 3, ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, किसी भी पावर के किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर आप 0 करते हो तो आंसर 1 ही रहेगा। ओके, ये 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ठीक है, वैल्यू क्या है 110 है, ये चीज है। मल्टीप्लाई करो, ये 0, ये 4, ये 16, 16 और 4 20, यानी 110 का जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 20 आ गया। बचा क्या डेसिमल के बाद वाला, यानी 4 की पावर -1। ठीक है, सो 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 4 दूनी 8 और 5 0.25, तो वो 1 से ये 2 है यहाँ पे, सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ गया आपका 0.25 का 2 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और एक 5 और 2 0 0, तो 0.5 आ गया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ गई ये 20.5। ठीक है, सेम अब आप किसके लिए करोगे, 32.5 के लिए करोगे। 32.5 में क्या हो जाएगा, क्या वैल्यूज हैं 20.5, 22.75, 20.5। ठीक है, तो ये है अपने पास 32, यानी 8, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 और ये 8, यहाँ पे क्या है आपके पास 32 है, तो 8 दूनी 16, 8 24 प्लस 2 एकम 2 यानी 26, तो ये 26 पॉइंट समथिंग आएगा। अब अगला ये 5 क्या है, यानी कि 1/8 की पावर -1, तो 1/8 कितना आएगा, तो 8 एकम 8, देन पॉइंट आएगा पहले, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, इतना कुछ आएगा, 4 बचे, 8 5 40, 0.125, तो ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करो इसकी। ठीक है, 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, यानी ये आपका 625, 26.625। ओके, सेम आप इसके लिए करोगे। अब मुझे यहां से ये तो समझ, ये आप आई थिंक कर लोगे, नहीं मैं करके ही दिखाती हूँ एक क्वेश्चन तो पूरा। ठीक है, 14 का यानी कि 16 का 0 और 16 का 1, तो ये क्या आ गया 16, ये 1 आ गया आपका, यहाँ पे 14 है, तो 4 एकम 4 और 16 एकम 16, 16 और 4 20, तो ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा 1/6, यानी 6 का -1, और उसकी मल्टीप्लाई का आपको करनी है 6 से। 6 का -1 क्या आएगा 1/6, यानी कि 6 एकम 6 4, देन आपका 6 4 और 0 ना, हाँ 4 बच गए ना, 6 दूनी 12, 6 6 36, 6 6 36 बचा 4, यही आएगा 1.66 आता जाएगा। ठीक है, सो ये 1/6 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 36, 3 6 एकम 6, 7 8 9 और 0.96, यानी ये 96 आ जाएगा। समझ आई ये चीज। अब मुझे ये समझ आ रहा है ये सबसे बड़ा है, मुझे डिसेंडिंग में लगाना है, तो सबसे पहले तो सी आएगा। ठीक है, सी के बाद कौन सा आएगा, 20 तो नहीं आएगा, ये 20 ए आएगा, सी के बाद ए आएगा, देन आपका बी आएगा 20.5। ये कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, आंसर तो फर्स्ट ही आएगा ना, आंसर फर्स्ट आएगा। हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली, हमें सबसे छोटा सबसे लास्ट में लाना है, यानी कि हमने यहां गड़बड़ की है कुछ, तो तरीका यही है। ठीक है, यानी ये तो ठीक है 22 पॉइंट, मैं इसको रब करती हूँ, रुको ताकि क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना हो। ओके ओके, इरेजर से करना पड़ेगा वरना ये सारी चीजें रब हो जाएंगी। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ गड़बड़ किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्योंकि ऊपर वाला मल्टी डिवाइड अगर मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे जल्दी जल्दी साफ हो जा भाई। ठीक है, तो आपको कन्वर्जेंस आने चाहिए डेसिमल वाले के, आजकल डेसिमल वाले बहुत आ रहे हैं और डेसिमल में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, चलो एक बार वापस दिखाऊं आपको, यानी कि मुझे ये क्लियर है कि सी सबसे बड़ा है। ठीक है, देन ए है, ये भी ठीक है, आंसर तो यहीं से आ गया टेक्निकली, बट स्टिल बी और डी का कंफ्यूजन सोल्व कर देते हैं। एक है मेरे पास 2, यानी 1/4, यानी 4 का -1, उसके नीचे 2 आना चाहिए, तो ये क्या आ गया 1/4, 0.4 दूनी 8 और 4 5 20। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0.25, इसकी मल्टीप्लाई किससे होएगी 2 से होएगी, तो ये 50 आ गया, 25 दूनी 50, 0. चलो 50 आ गया 2 के बाद ना, तो ये 0.50 आ गया, तो ये तो ठीक है जी 20.50। देन अपना क्या इसमें गड़बड़ की है हमने, डी में कुछ गड़बड़ की है, डी वाला वापस से देखते हैं। 20 के बाद ये क्या आएगा 6, तो ये क्या है अपना 6 का -1, यानी 1/6 सोल्व करना है मुझे। तो 1/6 मतलब पहले तो 0 आएगा तो 6 डेसिमल लग गया, 6 एकम 6, 4 बच गए, 4 के आगे 0, 6 6 36, फिर से 4, अच्छा 1 है ना, 9 क्यों लिखा मैंने यहाँ, 1 आएगा। ठीक है, सो 1 6, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये बी एंड देन डी अपना। ओके,
सही है, यही तरीका है जी, इस तरीके से आपको ये सोल्व करने आने चाहिए। सभी शिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन दे रखे हैं, वीडियो को रोको, इसको सोल्व करो और इसकी सीक्वेंस बताओ। बस यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है, चढ़ते क्रम में, छोटे बड़ा 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 सबसे बड़ा, ऐसे। ओके, तो ये ABCD आप सोल्व करके देखो, वीडियो को रोक के, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है। ओके, पॉइंट नहीं बनता मैं बार बार सेम चीज आपको बताऊं, तो आप करके देखिए इसको। आंसर आपका 4th रहेगा, फॉर श्योर आएगा ये आंसर। ओके, अगेन एक 19th क्वेश्चन, ये भी सेम है, तरीका वही अपनाना है, वही 2, 4, 8 और 16 वाला ही दे रखा है। तो इसको सोल्व कीजिए, करके देखिए, वीडियो को रोकिए, रोकना है वीडियो को, और इसको आंसर को करके देखिए। ओके, आंसर आपका ये रहेगा, सीक्वेंस देखो असेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, देन अगेन LM, इसमें भी सीक्वेंस बतानी है, करेक्ट सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में। अगेन ट्रिप देखो, ये 1 1, एक थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन चीजों में, बट आपका आंसर टोटली चेंज हो जाएगा। तो ये भी वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करके देखो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। आंसर सेकंड रहेगा। ओके, देन है जी 4th टॉपिक, मीन मीडियन मोड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन ना पिछली बार भी आया था और पिछली बार भी, यानी अगस्त में भी और इसमें भी। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन आना चाहिए, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। रही बात मीन मीडियन मोड की, तो एटलीस्ट कुछ एक इन्फॉर्मेशन बेसिक वाली आपको पता हो। ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं, ठीक है, हम इनसे एक ओवरऑल डाटा में से एक डिजिट निकालते हैं कि ये मेरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मीन जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट बताता है, उससे कम एक्यूरेसी आपको मीडियन में और बिल्कुल कम एक्यूरेसी आपको मोड में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे जल्दी मैं मोड कैलकुलेट कर सकती हूँ, उसके बाद में मीडियन में मेरे को कम टाइम लगेगा और मीन में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो ये चीज आपको पता हो। अब मैं कैलकुलेट कैसे करूंगी, मीन कैसे कैलकुलेट होता है, सारी चीजों को डिवाइड प्लस कर दो और डिवाइड कितने आपने नंबर्स को ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5, 7, 8, 8, 9 ये टर्म है, ठीक है, तो इसमें आप मीन कैसे निकालोगे, मैं इनको 5 + 7 + 8 8 इसको प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर दूंगी, वो मेरा मीन आ जाएगा। ओके, मीडियन कैसे होगा, इन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ये चूंकि मैंने कंटिन्यूटी में ही लिखे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो इनमें से सबसे बीच वाला डिजिट आपने उठाना है। चूंकि ये 5 नंबर थे तो बीच वाला मुझे क्लियरली दिख गया। अगर ये 5 की जगह 4 नंबर होते तो मैं बीच के 2 नंबर उठाती और उनका एवरेज निकाल देती, वो मेरा मीडियन हो जाता। ओके, मोड जो फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा दिख रहा हो, तो सबसे ज्यादा 8 दिख रहा है 2 बार, तो मोड क्या हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, 8 मोड हो गया, 8 ही मीडियन है इसमें, और इनको जोड़ के डिवाइड बाय 5 करूंगी तो मीन आ जाएगा। ओके, अब बात आती है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो अभी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ उसका। ओके, सो ये चीज आपको पता हो, एवरेज का क्या मतलब है, काउंट का क्या मतलब है, मीडियन का क्या मतलब है, मोड का क्या मतलब है, राइट। तो मीडियन मतलब, मोड मतलब जो फ्रीक्वेंटली आ रही है। ठीक है, तो क्या वैल्यू है यहाँ पे देखो, रिटर्न द वैल्यूज ऑफ टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज इन रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन रेंज। तो ये अपना मीन हो गया एक तरीके से, या एवरेज हो गया, तो ये ए आएगा, ए का क्या आएगा, 4th आएगा। ठीक है, देन है रिटर्न द वैल्यूज अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रही है तो वो मोड है, बार बार आ रही है। रिटर्न द वैल्यूज इन द मिडल ऑफ द रेंज, मिडल, मिडल इज मीडियन। ठीक है, काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन द सिलेक्टेड रेंज, तो उन सबको आप काउंट कर दोगे, दैट इज फर्स्ट। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, देन इस तरीके से मीन मीडियन मोड आपको कैलकुलेट करना आता होगा तो आप आराम से बता सकते हो। देखो यहाँ पे मोड देख लो, मोड क्या रहेगा, 3 3 3 2 2, तो 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, तो 3 जो है अपना मोड हो जाएगा। मीडियन क्या रहेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं, यानी मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 3, देन 2 बार 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 3 बार 7 आ रहा है, और फिर 12 आ रहा है। तो यहां से देख लो 4 वैल्यूज, ये बीच की वैल्यू 6, तो ये आपका मीडियन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, सो 3 एंड फर्स्ट आंसर आपका यहीं से हो गया। बट ये इसीलिए ना, क्योंकि जो चीज आपको जल्दी निकालनी आती है वो जल्दी सोल्व करा देगी आपका आंसर। ओके, चलिए, ये आपको पता हो, डेसाइल मतलब 10 होता है, यानी 100 में 10 डेसाइल हो गए, 10 10 10। ठीक है, मीडियन 50 बिल्कुल बीच वाला होगा। थर्ड क्वार्टाइल 4 क्वार्टर होते हैं जी, फर्स्ट पहला 25, फिर दूसरा 25 यानी 50, तीसरा क्या हो जाएगा 75। ओके, फिर 78 परसेंटाइल, यानी 100 में हर एक को हम बोलते हैं परसेंटाइल, तो 100 परसेंटाइल वाला। ठीक है, तो वो चीज आपको पता हो। अब 7 डेसाइल मतलब 70, मीडियन मतलब 50, ये मतलब 75 और ये मतलब 78, ये परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ओके, अब इसको क्या करना है, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा और फिर डी आ जाएगा। आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। ओके, देन ये है जी पॉपुलेशन मीन आपको दिया मिलेगा और ये वैल्यू का आंसर दे रखा है। आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, प्लीज इस फॉर्मूला को याद रखो। ओके,
सो यहाँ पे टेक्निकली आपको ये 50 की वैल्यू दे रखी है और ये म्यू दे रखा है, म्यू भी दे रखा है। सो म्यू का स्क्वायर करना है, इसमें से माइनस करना है, वो करके, ठीक है। तो कैसे होंगी चीजें? सो 5 5 25, ठीक है, और ये 50, तो 50 में से 25 गए 25 और उसका अंडर रूट, तो 5 आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। ऐसे ही 52 में से 4 चौके 16 चले गए और उसका अंडर रूट निकालो। 58 में से 3 3 9 गए, उसका अंडर रूट निकालो। 100 में से 6 36 गए, उसका अंडर रूट निकालो। आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। अगस्त में भी आया था, इस बार भी आया था, हो सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में आ जाए ये क्वेश्चन। ओके, अब कौन लकी होता है कि उसमें ये आ जाएगा वो पता नहीं। लास्ट टॉपिक, एमडीजीज एसडीजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं एसडीजी बोलती थी हमेशा से, बट एमडीजीज भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोनों बताओ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी। पहले तो आपको बताओ कि 2000 से लेके 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे, जो कि 7 है नंबर में, 7 है या 8 है, अभी देखते हैं। और जो एसडीजीज हैं वो 17 हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 से 30 तक चलेंगे। ये क्वेश्चन आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ये 8 हैं जी, 8 गोल्स आपके ये एमडीजीज हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इन्हीं 8 में से निकाल के वो 17 बनाए गए हैं टेक्निकली, पर ये 8 भी आपको याद हो। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ये आपकी डिजीज से कॉम्बेट करना, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ये याद कर लो और इसको ऐसे ही बॉक्स बना के याद कर लो, ठीक है। आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, 1 2 3 1 2 3 4, एक और 5, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे आप इसको ऐसे बॉक्स को करके 3 को, और यहाँ पे एसडीजी लिख लो, ठीक है। इससे याद हो जाएंगी चीजें इजीली। अच्छा, कि पॉवर्टी, भूख, देन आपका अच्छी हेल्थ हो आपकी, फिर उसके बाद ही आप एजुकेशन का सोचेंगे, देन आपकी जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी के नीचे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज है, देन इधर से आपका क्लीन वाटर और सैनिटेशन है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ और काम है, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है सिटीज की, कम्युनिटीज की, देन यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल आप तभी होंगे जब आप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन कर पाएंगे। देन क्लाइमेट एक्शन, लाइफ, पहले पानी, लैंड, और आपका ये क्या आ गया, पीस एंड जस्टिस और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस तरीके से आप बात 2-3 बार लिख के देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो सिर्फ ये 2-4 जो ऊपर वाले होते थे ना उनमें से पूछ लेते थे, अब बाकियों से भी पूछ रहे हैं, ठीक है। कि एसडीजी 12 कौन सा है, 13 कौन सा है, 14 कौन सा है, 15 कौन सा है। सो 12 13 14 15 16 17 ये कॉन्टिन्यूटी में ही है सारे, ठीक है। सो लाइफ बिलो वाटर, लैंड, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, तो वो आपको याद होना चाहिए। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही एमडीजीज का पूछा गया था इस बार भी, एमडीजी 1 2 4 एंड 7। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगानी होती है कि एंड पॉवर्टी हंगर ये शुरुआत में होगा, एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी लास्ट में होगी। तो 7th में आपका एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी है। वो चीज इस तरीके से भी आप करोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। पहले आप हंगर की बात करोगे, पॉवर्टी की बात करोगे, दूसरे और चौथे पे तो पहले आप चाइल्ड मोर्टेलिटी की एक्सेस, आप ये आपकी जो एंड पॉवर्टी और भूख है, उसके बाद आपका थर्ड तो इन्होंने खुद ही दे दिया, ये थर्ड है, फिर आपका रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी। आंसर आपका फोर्थ हो गया जी, ठीक है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हो गए मेरी तरफ से, छोटी सी क्लास थी ये, छोटी सी भी इन द सेंस मैराथन तो नहीं बोलेंगे हम इसको, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं लास्ट मिनट के लिए। कुछ एक कॉन्सेप्ट्स भी आपको आ गए तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो ही जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ये मैंने आपको ले ली है फाइनली लास्ट क्लास। अब इसके बाद मुझे बच्चे के पीएससी वाले बच्चों की क्लासेस लेनी है। उनके ऐसे धक धक हो रही होगी कि मैम जो है नेट का ही करवा रहे हैं, अभी तक जेके पीएससी की क्लासेस बैक टू बैक नहीं आ रही हैं, बट स्टिल नेट वाले बच्चे 25 से पेपर है, 25 से 30 तक, यानी 5 ही दिन पेपर है अपना। सो 10 क्वेश्चन पेपर्स हमें देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन पेपर्स में से उम्मीद है इस क्लास से कई जगह पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। So this was all about today. All the best for your preparation. Strategy चीजें सब आपको बता रखा है। लास्ट मोमेंट पे बस रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। Okay? So revision is the only key to success. Take care. All the best for your preparation and all the best for your exam. See you after your exam. आपका जब पेपर हो जाए तो आप जो है मेल भी कर सकते हो। एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर अपने फीडबैक बता सकते हो कि ये क्वेश्चंस या इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो वो चीज आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, इनफैक्ट सी यू आफ्टर योर एग्जाम। टेक केयर।